want to expel British power from India, we have to fight the enemy with his own weapons. आज की इस तस्वीर को गौर से देखिए। बीच में खड़े हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके पीछे है आजाद हिंद फौज के सैनिक। भारतीय इतिहास में शायद ही कोई दूसरी तस्वीर हो जिसमें एक नेता और उसकी सेना के बीच का विश्वास इतना साफ दिखाई देता हो। और इन सैनिकों के सामने बस एक मंजिल थी, आजाद भारत, जो भी गुलाम था। और उनके नेतृत्व में खड़े थे नेताजी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने यह मानने से इनकार कर दिया था कि भारत की स्वतंत्रता केवल प्रतीक्षा, प्रार्थना या राजनीतिक समझौते से हासिल होगी। उन्होंने सेना संगठित की, सरकार बनाई, दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयों को जोड़ा, महिलाओं के लिए उस जमाने में रानी झांसी रेजिमेंट बनाई और फिर अपनी सेना को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया, दिल्ली चलो। और आज जब भी हम नेताजी और आजाद हिंद फौज की कहानी सुनते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले यही तस्वीर आती है। सैनिकों की वर्दियां, हथियार, सैन्य अनुशासन, नेताजी के भाषण, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और फिर मोइरांग में तिरंगा। लेकिन एक चीज है जिस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। इन तस्वीरों में जो सैनिक दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे के पीछे क्या था, उनके मन में क्या भाव थे। हम उन्हें अक्सर एक सेना के रूप में देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वे सेना बनने से पहले व्यक्ति थे। उनके भी अपने शरीर थे, उनकी भूख थी, उनकी थकान थी, बीमारियां थी, और घर से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा युद्ध था जिसमें हर अगला कदम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब भी ले जा रहा था और मृत्यु के भी। इतिहास की विडंबना देखिए, हम नेताजी के दिल्ली चलो को याद रखते हैं, लेकिन बहुत कम बार रुक कर यह पूछते हैं दिल्ली तक पहुंचने के उस रास्ते में उन सैनिकों के साथ क्या हुआ था, उन्होंने किन परिस्थितियों में मार्च किया, उनके पास खाने के लिए क्या था, जब जंगलों में रास्ते खत्म हो जाते थे तब वे आगे कैसे बढ़ते थे, जब मानसून ने पूरे इलाके को दलदल में बदल दिया था तब सेना कैसे चलती थी, और जब शरीर जवाब देने लगा तब भी वे आगे क्यों बढ़ते रहे। आज की कहानी नेताजी की प्रसिद्धि की कहानी नहीं है, वह हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं। आज हम तस्वीर के उस हिस्से को पढ़ेंगे जो दिखाई तो देता है, लेकिन जिस पर हमारी नजर थोड़ा कम ठहरती है। इसलिए आज कहानी नेताजी के साथ उन सैनिकों की है जिन्होंने दिल्ली चलो सुना था, उस दिल्ली तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता तय किया था जिसे समझे बिना आजाद हिंद फौज की कहानी अधूरी रह जाती है। इस साल भारत अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 15 अगस्त फिर आएगा, तिरंगा लहराएगा, राष्ट्रगान गूंजेगा और हम उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने हमें आजाद भारत दिया। और इस विशेष श्रृंखला में हमारी कोशिश इतिहास की उन्हीं तस्वीरों के पीछे छिपी कहानियों को जानने की है, उन लोगों की जिनका संघर्ष तस्वीर में दिखाई तो देता है लेकिन जिसकी कीमत अक्सर नहीं दिखाई देती। तो आइए इस तस्वीर को एक बार फिर देखते हैं, लेकिन इस बार नेताजी के चेहरे से नहीं, उन सैनिकों की आंखों से। और हाँ, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम एंड में एक और खूबसूरत तस्वीर भी दिखाते हैं जिसका जवाब आपको देना होता है। साल था 1942 का। सिंगापुर में ब्रिटिश सेना ने जापान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हजारों भारतीय सैनिक युद्धबंदी बन गए और इन्हीं भारतीय सैनिकों के बीच कैप्टन मोहन सिंह ने एक विचार रखा कि अगर हम अंग्रेजों के लिए हथियार उठा सकते हैं तो क्या अपने देश की आजादी के लिए हथियार नहीं उठा सकते। और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का पहला स्ट्रक्चर बनता है। बाद में रासबिहारी बोस ने इस आंदोलन को संगठित दिशा दी और फिर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचते हैं और नेताजी ने इस सेना को अपना नेतृत्व दिया, नया संगठन दिया और सबसे बढ़कर एक स्पष्ट लक्ष्य दिया, दिल्ली। और फिर 5 जुलाई 1943 सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सैनिकों के सामने नेताजी खड़े थे और उन्होंने पुकारा, दिल्ली चलो। सोचिए उस समय ये दो शब्द कितने बड़े थे। उस समय दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं थी, दिल्ली का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के दिल तक पहुंचना, लाल किले तक पहुंचना और वहां एक स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराना। लेकिन सपना देख लेना तो आसान होता है, लेकिन उस सपने तक पहुंच जाना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। और ऐसे में शुरू होती है असली कहानी। सन 1944 में आजाद हिंद फौज और जापानी सेना ने बर्मा के रास्ते भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। नक्शे पर देखेंगे तो आपको रास्ता कुछ ऐसा लगेगा, बस बर्मा से भारत की सीमा पार करनी है। लेकिन सैनिकों के लिए यह रास्ता बिल्कुल अलग था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, कीचड़ से भरे रास्ते और फिर मानसून। बारिश लगातार होती थी, रास्ते टूट जाते थे, सामान पहुंचाना मुश्किल हो जाता था। और युद्ध में एक बात याद रखिए कि सिर्फ बंदूक होना काफी नहीं होता, सैनिक को खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, गोला बारूद चाहिए और सबसे जरूरी
रसद चाहिए। और फिर यहीं से आज़ाद हिंद फौज के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई। जापानी सेना और आईएनए की सप्लाई लाइंस कमजोर पड़ने लगी। दूसरी तरफ ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को हवाई रास्ते से लगातार रसद मिल रही थी। और अब जरा उन भारतीय सैनिकों के बारे में भी सोचिए जो अपने मातृभूमि की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके पास खाने की कमी थी, दवाइयों की कमी थी और बीमारी बढ़ती जा रही थी। मलेरिया, पेचिश, कमजोरी, थकान और ऊपर से लगातार युद्ध। कई सैनिकों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई सामने खड़ी दुश्मन सेना नहीं थी, बल्कि अपने शरीर को आगे बढ़ाते रहना था। और फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य नहीं था, उनके सामने था एक सपना, आजाद भारत का। इतिहासकार पीटर वार्डफे ने अपनी पुस्तक द फॉरगॉटन आर्मी में आईएनए की इस यात्रा को दर्ज किया है। एक ऐसी यात्रा जिसमें दिल्ली चलो का सपना सैनिकों को युद्ध, जंगल, भूख और बीमारी के बीच आगे ले जा रहा था। ह्यू टोई की किताब स्प्रिंगिंग टाइगर भी इस संघर्ष की सैन्य तस्वीर सामने रखती है। और फिर आया 14 अप्रैल 1944, मणिपुर का मोइरांग। आईएनए के कर्नल शौकत मलिक ने भारतीय धरती पर आईएनए का तिरंगा फहरा दिया। कल्पना कीजिए उस क्षण की कि कितने वर्षों से अंग्रेजी शासन के अधीन रहने वाले देश के लिए भारतीय सैनिकों ने पहली बार अपनी धरती पर अपना झंडा देखा। उनके लिए शायद उस समय दिल्ली बहुत दूर नहीं लग रही होगी, क्योंकि उन्होंने भारत की मिट्टी छू ली थी। लेकिन इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा कि हम चाहते हैं। मोइरांग के बाद अगला लक्ष्य था इम्फाल और कोहिमा। अगर यह अभियान सफल होता तो उत्तर पूर्व से भारत के भीतर आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता था। लेकिन अब प्रकृति भी जैसे परीक्षा ले रही थी और युद्ध की परिस्थितियां भी। भारी बारिश, कीचड़, टूटे हुए रास्ते, रसद की कमी, भूख, बीमारी और लगातार लड़ाई। जिन सैनिकों ने दिल्ली चलो का सपना देखा था, अब उन्हें अपने साथियों को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। सोचिए, एक सैनिक जिसके हाथ में बंदूक है लेकिन पेट में खाना नहीं, जिसे आगे बढ़ना है लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, जिसे अपने देश तक पहुंचना है लेकिन रास्ता बारिश और कीचड़ में डूब चुका है। और फिर भी वो चल रहा है, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक रास्ता नहीं था, एक राष्ट्र का सपना था। लेकिन दोस्तों, युद्ध सिर्फ हिम्मत से नहीं जीता जाता। जुलाई 1944 तक परिस्थितियां इतनी कठिन हो गईं कि जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और आईएनए को भी पीछे हटना पड़ा। दिल्ली अभी भी बहुत दूर थी। सोचिए, जिस सेना ने दिल्ली चलो कहा था, उसे अब पीछे लौटना पड़ रहा था। बहुत दर्दनाक क्षण रहा होगा। लेकिन यही इतिहास हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है कि किसी युद्ध में पीछे हट जाना और किसी सपने से हार जाना एक ही बात नहीं होती। क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, जो कि बैटलफील्ड में नहीं थी, बल्कि दिल्ली के लाल किले के कोर्टरूम में शुरू होने वाली थी। अंग्रेजों ने आईएनए के 3 बड़े ऑफिसर्स को पकड़ लिया। शहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। अंग्रेजों को लगा होगा कि वो अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से काम चला लेंगे, पर यहाँ उनका दांव उल्टा पड़ गया। रेड फोर्ट के मुकदमे केवल अदालत की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रह गए थे। दुर्गादास, हरकीरत सिंह और क्रिस्टोफर बैली तथा टिम हार्पर जैसे इतिहासकारों के अध्ययन बताते हैं कि आईएनए ट्रायल्स ने भारतीय जनमत और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया था और ब्रिटिश शासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। सोचिए, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख, तीनों एक साथ एक मुकदमे में भारत की आजादी के लिए खड़े थे। यह तस्वीर उस वक्त की नेशनल यूनिटी का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। और ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये पूरे देश की आवाज बन गया। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए। हालात ये थे कि नेहरू जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने सालों बाद अपना वकीलों वाला काला कोट पहना और इन ऑफिसर्स को बचाने कोर्ट पहुंच गए। पूरा हिंदुस्तान सच में एक हो गया था। पब्लिक का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। तीनों को दोषी ठहराया गया, लेकिन बढ़ते जन दबाव और सैन्य संतोष के बीच कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनलेक ने उनकी सजा को रिमिट कर दिया और उन्हें रिहा कर दिया। ये एक मॉरल विक्ट्री थी जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। कहते हैं कि इस एक ट्रायल ने अंग्रेजों को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी ज्यादा डरा दिया था। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि आईएनए जंग के मैदान में तो शायद हार गई थी, पर क्या लाल किले में मिली इस जीत ने उन्हें आजादी की लड़ाई का असली हीरो नहीं बना दिया? सोचिए, किसी भी एक जंग से ज्यादा इस एक मुकदमे ने पूरे भारत को एक कर दिया और अंग्रेजों को यह साफ साफ मैसेज दे दिया कि अब बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है। और शायद यही नेताजी और उनकी फौज की आखिरी और सबसे बड़ी जीत थी। आईएनए के सैनिक सैन्य रूप से दिल्ली नहीं पहुंच सके, लेकिन उनकी कहानी
दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। और अब इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। एपिसोड की शुरुआत में जब देखा था तो दिखाई दिए थे सिर्फ नेताजी और शायद उनकी वर्दी और शायद पीछे खड़े उनके सैनिक, लेकिन अब देखिए, अब आपको दिखाई देगी बर्मा के जंगलों में चलती हुई सेना, मूसलाधार बारिश में भीगते हुए सैनिक, भूख से कमजोर होते शरीर, बीमारी से लड़ते हुए जवान, टूटती हुई सप्लाई लाइंस और फिर भी आगे बढ़ते हुए कदम, क्योंकि उनके सामने बस एक शब्द था, दिल्ली चलो, और एक सपना था, आजाद भारत। आज हम 15 अगस्त को तिरंगा देखते हैं, राष्ट्रगान सुनते हैं, आजादी का उत्सव मनाते हैं और ये सब बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, इस आजादी की कीमत क्या थी? किसी ने जेल में साल बिताए, किसी ने लाठी खाई, किसी ने फांसी का फंदा चूमा और किसी ने अपने मातृभूमि तक पहुंचने के लिए भूख, बीमारी, बारिश और युद्ध के बीच हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। इसलिए अगली बार जब आप नेताजी की तस्वीर देखें तो सिर्फ ये मत देखिए कि नेताजी खड़े हैं और सैनिक उनके पीछे हैं, यह भी देखिए कि इन सैनिकों ने किस रास्ते पर चलकर यह तस्वीर हासिल की थी। दिल्ली चलो सिर्फ एक नारा नहीं था, एक सपना था और उन्हें पता था कि रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अगर मंजिल आजाद भारत है तो कदम रुकने नहीं चाहिए। और शायद यही इस तस्वीर की सबसे बड़ी कहानी है। वे दिल्ली तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उनका संघर्ष इतिहास तक पहुंच गया। और इसीलिए यह सिर्फ तस्वीरों में कैद इतिहास नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जिसने आज़ादी की कीमत चुकाई थी। और अब आपके लिए सवाल कि स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये किसकी है? अगर आप इस कहानी से जुड़ी तस्वीर को जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद।